अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। गाइस, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद है, समझने में आसानी होती है, तो इंडिपेंडेंस डे सेल के अंडर एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आप कैफ 10 ये कूपन अप्लाई करके हमारे सभी PDF कंटेंट को मात्र 230 रुपये में बाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारी जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है इसको इंस्टॉल करना होगा और वहाँ पर आपको हमारा एक कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर कैफ 10 ये अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 230 रुपीज़ पे करके आप हमारा पूरा PDF मटेरियल ले सकते हैं। ये जो ऑफ़र है केवल 10 से 17 अगस्त तक के बीच में है और इसमें आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं। और यदि आप ऐप से नहीं पढ़ना चाहते तो आप वेब से भी एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि वेब एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारा ये PDF कोर्स बाय कर सकते हैं। इसमें आपको जो पिछला करंट अफेयर है वो भी मिलेगा, साथ साथ अगस्त 2023 तक ये PDF मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। On the occasion of World Biofuel Day, August 10, Prime Minister Narendra Modi inaugurated a second-generation ethanol plant built in which city? विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में निर्मित दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, पानीपत। तो देखिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो कि 10 अगस्त को मनाया गया, इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट, जिसको 900 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में। हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है सर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन क्रिएट किया था, इनके सम्मान में। इन्होंने 1893 में इंजन को पीनट ऑयल से रन कराया था। और जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है ये आपको जानना चाहिए, 2022 में इसका थीम रहा बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, साल 2015 से ही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भारत में बायोफ्यूल डे मनाते आ रहा है। और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, एथेनॉल आप सभी जानते हैं C2H5OH होता है, एथिल एल्कोहल इसको बोलते हैं, और बायोमास से जो प्राप्त किया जाता है उसको बायोएथेनॉल बोल देते हैं। तो ये गेहूँ, गन्ना, मक्का आदि से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें स्टार्च की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत में बायोएथेनॉल का उत्पादन मेनली गन्ने के सिरे से होता है। अब देखिए, जो 1G है यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो आपका एथेनॉल है, तो ये कॉर्न सीड्स, शुगर केन इससे प्राप्त होता है। और अगर हम सेकंड जनरेशन एथेनॉल की बात करें तो ये जो हार्वेस्टिंग के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, जो लेफ़्ट ओवर बच जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे पुराली हुई, या फिर जो चावल होता है ना, चावल के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवर होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो वो यूज़ करके जो सेकंड जनरेशन एथेनॉल है वो प्राप्त किया जा सकता है। बाहर थोड़ा बारिश हो रही है तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा हो, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेज़ बोलूँ, तो इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, बाहर बारिश काफ़ी तेज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जस्टिस उदय उमेश ललित अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 49th। जानिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 की क्लॉज 2 के तहत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस उदय उमेश ललित को भारत के 49th चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें 27 अगस्त से ये अपना पदभार संभालेंगे, क्योंकि 26 अगस्त को जो हमारे प्रेजेंट CGI हैं जस्टिस NV रमना, ये रिटायर हो जाएंगे। आपको जानना चाहिए, जस्टिस उदय उमेश ललित ये अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज अपॉइंट किए गए थे।
और जस्टिस SM सीकरी के बाद ये सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्हें डायरेक्ट बार से सुप्रीम कोर्ट जो है भेजा गया था, या फिर उनको प्रमोट किया गया था बार से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। आपको जानना चाहिए इनका जन्म 9 नवंबर 1957 को सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल में ये एडवोकेट के रूप में 1983 में एनरोल हुए थे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इनका जो टेन्योर है, जो इनका कार्यकाल है, ये 3 महीने से भी कम का होगा और 8 नवंबर 2022 को ये रिटायर भी हो जाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, ये 65 ईयर्स होती है। विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस सेक्शन एट द 44th चेस ओलंपियाड इन चेन्नई? चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, उज्बेकिस्तान। देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओपन कैटेगरी यानी कि मेंस कैटेगरी में हम देखें तो उज्बेकिस्तान पहले नंबर पर है, विमेंस कैटेगरी में यूक्रेन पहले नंबर पर है, तीसरे नंबर पर इंडिया 2 टीम है और विमेंस कैटेगरी में इंडिया भी तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल दोनों कैटेगरी में भारत ने जीता है। अच्छा, यहाँ पर आप ये कब देखिएगा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये भी इंडिया ने जीता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो 44th चेस ओलंपियाड ये चेन्नई तमिलनाडु में समाप्त हो गया है और इसमें भारत की ओर से 3 टीम्स मेन सेक्शन में पार्टिसिपेट किया और 3 ही टीम ने विमेंस सेक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो टोटल भारत की ओर से 6 टीमें थी, ये आप कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भारत ने गैप्रिंडसविली कप इसको भी जीता है, यानी कि दोनों ही सेक्शन में, मेंस और विमेंस सेक्शन में जिस देश ने अच्छा पार्टिसिपेट किया है, सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, उसको ये कप दिया जाता है। तो ये भारत ने जीता है। देखिए यहाँ पर इंडिया बी टीम जिसमें डी गुकेश, आर प्रगनंदा, रौनक सदवानियन और अदीबेन, ये इस इंडिया बी टीम में रहे। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हम बात कर रहे हैं ओपन कैटेगरी यानी कि मेंस कैटेगरी की। वीमेंस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया ए टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसमें वैशाली कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी इसमें शामिल रही। क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं, जैसे एक छोटा क्वेश्चन ही बन जाता है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है या फिर तानिया सचदेव किस स्पोर्ट से या फिर गेम से एसोसिएटेड हैं। तो आप याद रखिएगा इनके नाम भी ये किससे संबंधित हैं। बाकी आपको जानना चाहिए मेंस सेक्शन की अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की, तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान ने और अर्मेनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ब्रॉन्ज भारत ने जीता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। विमेंस सेक्शन की बात करें तो यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता है, जॉर्जिया ने सिल्वर मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल भारत ने ही जीता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये चेस ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया है। ये जो 2022 का एडिशन था, इसमें 187 नेशन से 188 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए जो अगला चेस ओलंपियाड होगा, जो कि 45th एडिशन रहेगा, ये बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया जाएगा। विच कंट्री डिक्लेयर्ड इट्स आइकॉनिक ग्रीन साइट पदांक फ्रॉम वेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो इन जुलाई 1943 एज इट्स 75th नेशनल मॉन्यूमेंट? किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरित स्थल पदांक, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था, को अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर की एक आइकॉनिक ग्रीन साइट है जिसका नाम है पदांक। यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था और अब सिंगापुर ने इसे अपना 75वां नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। सिंगापुर के बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब हैं, प्राइम मिनिस्टर ली जिंग लुंग हैं, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। Who were India's flag bearers at the closing ceremony of Commonwealth Games 2022? राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अचंता शरद कमल एंड निखत जरीन। तो टेबल टेनिस प्लेयर आप सभी जानते हैं अचंता शरद कमल हैं और बॉक्सर हैं निखत जरीन। ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जो क्लोजिंग सेरेमनी रही, इसमें भारत की ओर से फ्लैग बेयरर रहे हैं। आपको जानना चाहिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 22वां एडिशन रहा है,
बर्मिंघम 2022 भी जिसे आप कह रहे हैं, तो ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में खेला गया। इसका मोटो रहा स्पोर्ट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और ऑफिशियल मास्कोट क्या रहा, शुभांकर क्या रहा, पेरी। पेरी क्या है, ये एक मल्टी कलर्ड बुल है। आपको जानना चाहिए कि ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब इंग्लैंड में ये कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के लंदन में 1934 में हुए, फिर मैनचेस्टर में हुए 2002 में, और अब बर्मिंघम में हुए हैं। और अगर हम ओवरऑल यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में ये 7वीं बार हुए हैं। 3 बार तो यही हो गया, बर्मिंघम, लंदन और मैनचेस्टर, ठीक है। उसके बाद फिर कार्डिफ में हुए, फिर एडिनबर्ग में 2 बार हुए, फिर ग्लासगो में हुए। जनता दल यूनाइटेड लीडर नीतीश कुमार ऑन August 10 टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर विच टाइम। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को कौन सी भी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 8th। ये चार्ट भी आप देख लीजिएगा, टोटल कितनी सीट्स हैं, किसके पास कितनी है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड JDU के लीडर हैं नीतीश कुमार, आप सभी जानते हैं। इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में 8वीं बार शपथ ली है। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कौन सी बार, 8वीं बार ली है। और इनके डिप्टी यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। तो गवर्नर जो है बिहार के फागू चौहान, इन्होंने इन दोनों को इनको जो नीतीश कुमार हैं इनको और तेजस्वी यादव इनको शपथ दिलाई है। आपको जानना चाहिए 2015 में भी इन दोनों ने शपथ ली थी। उसके बाद 2017 में नीतीश कुमार जो है बीजेपी का रुख कर गए थे। आपको जानना चाहिए नीतीश कुमार सबसे पहले CM बिहार के साल 2000 में बने थे, हालांकि केवल 7 दिन तक इनकी सरकार चल सकी। उसके बाद फिर राबड़ी देवी बिहार की CM बनी 2000 से 2005 तक। विच इंश्योरर हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट सिक्योर इजी सोल्यूशन। किस बीमाकर्ता ने स्मार्ट सिक्योर इजी सोल्यूशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। जानेगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर इजी सोल्यूशन लॉन्च किया है। वही इंश्योरेंस प्रोडक्ट है क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी और एक्सीडेंटल कवर के लिए। इस तरह की न्यूज़ में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कितने का कवर है, क्या है, वो सब नहीं पूछते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जुलाई के महीने में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ही स्मार्ट कैपिटल गारंटी सोल्यूशन भी लॉन्च किया था। बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तो MD एंड CEO प्रशांत त्रिपाठी हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये एक जॉइंट वेंचर है मैक्स इंडिया लिमिटेड और एक्सिस बैंक के बीच में। विच बैंक हैज़ inked an MOU with SRM University AP to lend up to 50 crores फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ तक ऋण देने के लिए किस बैंक ने SRM यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन बैंक। तो जानिएगा इंडियन बैंक ने यहाँ पर हैचलैब रिसर्च सेंटर SRM यूनिवर्सिटी इसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है, किस लिए, इंड स्प्रिंग बोर्ड इसको लॉन्च करने के लिए, जो कि इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स एंड MSMEs को फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसमें जो भी देखिए ये जो SRM यूनिवर्सिटी का जो हैचलैब रिसर्च सेंटर है, इसमें जो भी स्टार्टअप्स कार्य कर रहे हैं उनको मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के लिए इंडियन बैंक यहाँ पर 50 करोड़ रुपए तक के लोन प्रोवाइड कराएगा। मतलब कुल लोन है ये, कुल लोन इस 50 करोड़ रुपए तक के प्रोवाइड कराएगा। इंडियन बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, MD एंड CEO शांतिलाल जैन, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु। टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, योर ओन बैंक। Which of the following has announced the launch of a cross-border payments platform for small to medium-sized businesses called Global Pay? निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल पे नामक लघु से मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए सीमा पार से भुगतान मंच शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अमेरिकन एक्सप्रेस इसने जो स्मॉल टू मीडियम साइज्ड बिजनेसेस हैं उनके लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल पे। बाकी आपको जानना चाहिए अमेरिकन एक्सप्रेस के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टीफन जे स्क्वेरी हैं, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी USA में है। फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, पहले हिमालयी स्पाइस गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर डी लिखा गया है, सी है उत्तराखंड। देखिए हिमालयन स्पाइस गार्डन
को उत्तराखंड के रानीखेत में इनॉग्रेट किया गया है जाने माने इतिहासकार शेखर पाठक के द्वारा। आपको बता दें ये देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन है। इसको उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रिसर्च विंग है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने अपनी ओर से आपके लिए इंसर्ट किया है यहाँ पर। पूछ लेते हैं कभी कभी जो पीसीएस टाइप के लेवल होते हैं या फिर एसएससी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल के या फिर आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर इस तरह का फैक्ट पूछ लेते हैं। इंडियन हिमालयन रीजन ये कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है? 13 में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। उत्तराखंड की बात करें, आप जानते हैं गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, कैपिटल दो हैं इसकी, देहरादून और गैरसैंण। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नेथन्ना कू बीमा स्कीम विच एक्सटेंड्स इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स इन द स्टेट। पूछ रहे हैं कि देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने नेथन्ना कू बीमा योजना शुरू की है, जो राज्य में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। तो देखिए पहली बार देश में तेलंगाना राज्य की जो सरकार है इन्होंने नेथन्ना कू बीमा स्कीम लॉन्च की है। किसके लिए? जो हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स हैं राज्य में उनके लिए। माफ़ कीजिएगा। तो देखिए इसके तहत जो LIC है उसके साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो राज्य में 80,000 हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसमें नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल डेथ यदि किसी वीवर की हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर अमाउंट जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। बाकी आप जानते हैं तेलंगाना के बारे में, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है, कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। साइंटिस्ट इन विच कंट्री हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियोस विदाउट यूजिंग एग्स, स्पर्म और फर्टिलाइजेशन। किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे, शुक्राणु और निषेचन का उपयोग किए बिना दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, इजराइल। तो देखिए इजराइल के विजमैन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियोस बनाया है, वो भी विदाउट यूजिंग एग्स, स्पर्म और फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे बनाया है? इन्होंने माइस का जो स्टीम सेल होता है उसको कलेक्ट किया लैब में और उसको एक स्पेशल इंक्यूबेटर में प्लेस कर दिया। अब ये जो स्पेशल इंक्यूबेटर रहा इसने जो माँ का जो वोम होता है उसकी तरह कार्य किया इस स्पेशल इंक्यूबेटर ने, तो उसमें उसको रख दिया जो स्टेम सेल्स इन्होंने कलेक्ट किए थे। हालांकि जो ज़्यादातर सेल्स थे वो कुछ भी बनाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन 0.5% जो सेल्स थे उन्होंने एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 2.33 करोड़ रुपीज़ ऑन विच सिटी बेस्ड स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड किस शहर स्थित, माफ़ कीजिएगा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ी है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर स्थित स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड पर 2.33 करोड़ रुपए का मुद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो देखिए हैदराबाद बेस्ड स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, इस पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2.33 करोड़ रुपीज़ की, क्योंकि इन्होंने जो क्रेडिट गाइडलाइंस होती हैं NBFCs AI के लिए, MFI के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो उनको पालन नहीं किया है सही से। बाकी RBI ने और भी 8 बैंकों पर फाइन लगाया है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पणजी, गृह कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुना मध्य प्रदेश, यवतमाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, वरुद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र, इंद्रपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र और महसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुजरात। इन सभी पर भी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम फॉर एशिया एंड ओशिनिया
रीजन हेल्ड इन विच सिटी। एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय मानकीकरण मंच किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम है RSF, एशिया और ओशिनिया रीजन के लिए, इसको न्यू दिल्ली में होस्ट किया है। आपको बता दें, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन हैं देव सिंह चौहान, इनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया। 20 कंट्रीज से 250 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसी के बाद फिर तुरंत 4 दिन का एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टी स्टडी ग्रुप 3 रीजनल ग्रुप एशिया एंड ओशिनिया, ये मीटिंग भी संपन्न हुई न्यू दिल्ली में ही। और इसका थीम क्या रहा इस समिट का? रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ICTs। ITU की बात करें तो हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल ऑलिन झाओ हैं। अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स डिड शी हैज टू हर क्रेडिट। अमेरिकी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है। उनके नाम कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 23। तो देखिए, वैग्यू मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स, आप सभी ने नाम सुना है, इन्होंने घोषणा की है कि अब ये प्रोफेशनल टेनिस से जो है संन्यास ले रही हैं और जो आने वाला US ओपन है वो इनका अंतिम मेजर इवेंट रहने वाला है। आपको बता दें 23 इन्होंने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीते हुए हैं। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो 1995 14 वर्ष की उम्र में प्रोफेशनल टेनिस की ओर इन्होंने रुख किया और 17 साल की उम्र में 1999 में US ओपन में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। तो 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल इनके पास हैं, जो कि ओपन एरा में सेकंड मोस्ट हैं। इनसे आगे कौन है? मार्गरेट कोर्ट, जिनके 24 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। 2017 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, जो कि इनका 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल था। बाकी इनसे संबंधित और भी जान लीजिए। 39 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, जिनमें कि 23 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, 14 डबल्स हैं और 2 मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड डबल्स। 73 सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीते हैं। ये वैसे गेम्स के हैं, ये ग्रैंड स्लैम नहीं है, केवल जो वैसे गेम होते हैं अलग। 23 डबल्स टाइटल्स हैं। 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं इनके नाम और 319 सप्ताह तक ये नंबर 1 रही हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सेरेना विलियम्स से। The government of which country in August 2022 signed an agreement with the World Bank for $300 million financing? किस देश की सरकार ने अगस्त 2022 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये केवल भारत को लोन दे तो ही आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। अगर ये बांग्लादेश को या और किसी कंट्री को भी देते हैं, जो खास करके जो हमारी नेबर हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। जैसे IMF कोई डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है $300 मिलियन की फाइनेंसिंग के लिए। तो कोविड-19 के बाद जो यहाँ के लोकल अर्बन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही से उभर पाए, उसके लिए ये फाइनेंस की ज़रूरत इसको पड़ी है। अच्छा, बांग्लादेश से ही संबंधित एक और करंट अफेयर साथ साथ मैंने यहाँ पर क्लब कर दिया है, क्योंकि ये भी आपका फ़िलहाल का ही है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर एक ट्रायल रन शुरू किया गया भारत की ओर से, जिसके तहत बांग्लादेश से होते हुए जो शिपमेंट है, जो गुड्स हैं, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भेजे जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता इजी पड़ता है, लो कॉस्ट पड़ता है अगर हम बांग्लादेश के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, जैसे मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश के थ्रू भेजें वाटर से होते हुए तो ज़्यादा जो है ईजी पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर ये एक वेसल है MV रिशाद रायहान। तो ये बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर पहुँचा है। पूछा जा सकता है, स्टैटिक ऐसे ही बन जाता है कि मोंगला पोर्ट कहाँ पर है, तो ये बांग्लादेश में है। तो यहाँ पर 2 रूट बनाए गए हैं, मोंगला तमाबिल डॉकी और मोंगला बिरबिर बाजार श्रीमंतपुर। तो इन 2 रूट से होते हुए सामान जो है मेघालय और डॉकी मेघालय और श्रीमंतपुर वेस्ट बंगाल में पहुँचेगा। नेक्स्ट है आपके पास
Catamaran, an investment firm, has announced the appointment of which person as its chairman? निवेश फर्म कैटमरन ने किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है एमडी रंगनाथ। तो देखिए कैटामरन जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है बेंगलुरु कर्नाटक में, इसने एमडी रंगनाथ को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। दीपक पादकी इनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। आपको बता दें एमडी रंगनाथ ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं इन्फोसिस में। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा वॉज ऑनर्ड विद द, ये देखिए एक अवार्ड है, अब मैं नहीं जानता इसको किस तरह से बोलेंगे, डिपल एंगनम दुस्तोन अवार्ड विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखिएगा तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर और 14th दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, देखिए इनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। दलाई लामा तो इनको कहते ही हैं, जो भी स्पिरिचुअल लीडर होता है, फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर जो होता है उसको दलाई लामा बोलते हैं तिब्बतन कम्युनिटी में। तो इनका नाम वैसे तेंजिन ग्यात्सो है। तो ये 14th दलाई लामा है। इनको लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, ये जो लिखा हुआ है ये किसके द्वारा दिया गया? लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के द्वारा। अच्छा, बाकी आपको ये जानना चाहिए कि जो दलाई लामा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तिब्बतन पीपल द्वारा टाइटल दिया जाता है जो फोरमोस्ट स्पिरिचुअल लीडर होता है, जब से सीनियर या फिर सबसे, जैसे कह सकते हैं सबसे नॉलेज वाला जो स्पिरिचुअल लीडर होता है, जो कि गेलुक या फिर येलो हेट स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से बिलोंग करता है उसको। Who has been marked on the Heritage Wall of Fame of the Society for Personality and Social Psychology in the US, making him the only social psychologist from India to receive the honor. पूछ रहे हैं कि अमेरिका में सोसाइटी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर किसे चिन्हित किया गया है जिससे वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है रामधर सिंह। तो देखिए अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का जो अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रोफेसर हैं रामधर सिंह। तो इन्हें सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी इनके द्वारा हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शित किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इस तरह से ये भारत से पहले साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। विच प्लेयर डिक्लेयर्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2022, जुलाई 2022 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रभात जयसूर्या। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने श्रीलंकन स्पिनर प्रभात जयसूर्या इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2022 घोषित किया है। वहीं इंग्लैंड की जो इमर्जिंग ऑलराउंडर हैं इमाल लैम, इनको आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2022 डिक्लेयर किया है। क्रिकेट से ही संबंधित एक और न्यूज़ हाल ही में ये आई कि रूडी कोर्टसन जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर रहे, इनका कार क्रैश में निधन हो गया। साउथ अफ्रीका से ही आते थे 73 वर्ष की उम्र में। तो देखिए इन्होंने साल 1992 में जो भारत का टूर रहा साउथ अफ्रीका का, उस दौरान इन्होंने अपना डेब्यू किया था अंपायरिंग में, और 2010 में ये रिटायर हो गए थे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है उसके दौरान। 331 इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने अंपायरिंग की है। सेकंड नंबर पर है अगर हम सबसे ज़्यादा मैचेस में अंपायरिंग की बात करें। पहले नंबर पर पाकिस्तान के अलीम डार है। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, रूडी कोर्टसन, ये आप याद रखेंगे। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे अब। हु बैग्ड गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? आंसर है पाकिस्तान के अरशद नदीम। द IMF रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान फॉर $6 billion extended fund facility. Which company signed an agreement with the Bihar State Skill Development Mission to start the supply chain operations academy projects in the state? Answer is Flipkart. Team India spinners took all 10 wickets against West Indies team in a T20 match, marking the first instance of a team's spinners taking all 10 wickets in a men's T20 innings.
नेम द फादर एंड डॉटर पेयर हु मेड एविएशन हिस्ट्री बाय फ्लाइंग इन द सेम जेट फॉर्मेशन एट एयर फोर्स स्टेशन बिदार दे फ्लू इन द सेम फॉर्मेशन ऑफ हॉक 132 एडवांस जेट ट्रेनर्स। आंसर इज संजय शर्मा एंड अनन्या शर्मा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एट गांधीनगर हैज साइंड एन MOU विद द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर सेटिंग अप अ रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर फॉर इम्पार्टिंग ड्रोन फ्लाइंग स्किल्स। और आप में से कई एस्पेक्ट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन? Adipuram festival is mainly celebrated in which temple? Which country won gold medal in women's hockey at Commonwealth Games 2022? Which country launched a pilot reusable spacecraft with its Long March 2F carrier rocket? According to the Union Minister Piyush Goyal, India in its 75th year of independence is now home to as many as how many startups? According to the 2011 census, the tribal people constitute what percentage of India's population? और अंतिम क्वेश्चन है, which country honored the Maharajas of Jamnagar and Kolhapur and others who sheltered refugees fleeing the Soviet Union invasion of this country during World War II? तो इन सातों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फैलो के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।